तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम डोग्सा मजे से सो रहा था कि कॉन्स्टलेशन डीमोनिक जज ऑफ फायर डोग्सा को बार बार जगा रही थी उसके इनकारनेशन का ध्यान रखने के लिए। एंड फिर डोग्सा भी अपनी गहरी नींद से जाग जाता है एंड देखता है कि काफी कॉन्स्टलेशंस का उस पर ध्यान था क्योंकि कल ही रात को उसने डिसीजन लिया था एक छोटी बच्ची को अपना इनकारनेशन बनाने का। और डोग्सा समझ भी सकता है कि आखिर ये सभी कॉन्स्टलेशंस उसकी चॉइस पर इतना डाउट क्यों कर रहे थे, क्योंकि डोग्सा सिर्फ एक नाम का स्पॉन्सर था। क्योंकि बिना कुछ अच्छे फेवर्स के साथ एक व्यक्ति कुछ अच्छा स्पॉन्सर नहीं बन सकता, पर उसने फिर भी इतने कॉइंस इकट्ठे किए थे कि वो एक हिस्टोरिकल ग्रेड के कॉन्स्टलेशन से ज्यादा ही अमीर होगा। और यहाँ कॉन्स्टलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर भी डोग्सा की स्कीमों को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और वो उसे 1000 कॉइन स्पॉन्सर भी करता है। और यहाँ पर डोग्सा सीक्रेटिव प्लॉटर के बारे में काफी क्यूरियस था क्योंकि नोवेल में इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया भी नहीं गया था और इसीलिए डोग्सा को देखकर लगता था कि शायद ये कोई हिस्टोरिकल ग्रेड का कॉन्स्टलेशन था। पर जितनी स्पॉन्सरशिप वो करता था उससे शायद लगता था कि वो कोई बड़े ही ग्रेड का कॉन्स्टलेशन है, पर उसकी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा नोन थी, जो कि सच में कहानी में आगे जाकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बट वो अभी तक दिखाई भी नहीं गया। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर डोग्सा यूसियन को देखता है जिसने एक छोटे मॉन्स्टर पेट को कंट्रोल करते वक्त पहले ही काफी माना बोटल्स को खत्म कर दिया था कि डोग्सा उसके पास आकर उससे पूछता है कि यूसियन को अभी रेस्ट कर लेनी चाहिए एंड इस चीज की प्रैक्टिस करना वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकती थी, पर वो खुद थोड़ी और देर प्रैक्टिस करना चाहती थी। एंड वो फिर से अपनी लेवल 7 की टेमिंग स्किल को एक्टिवेट करती है जो कि इस लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से काबू करने के लिए काफी थी। पर न जाने क्यों वो एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को टेम नहीं कर पाई थी एंड वो मॉन्स्टर एकदम गुस्सा हो गया था और शायद उन पर हमला भी करने वाला था कि उससे पहले हान सेंग दूर से एक चक्कू देखकर उस मॉन्स्टर को मार देती है क्योंकि वो इरिटेट हो गई थी जो उस मॉन्स्टर की चीख ने उसे उसकी नींद से उठा दिया था। और यहाँ पर डोग्सा देख ही रहा था उसके कैरेक्टर स्टेटस को एंड वो पाता है कि उसके सभी स्किल्स के लेवल काफी अच्छे बढ़ गए थे और उसके ओवरऑल स्टैट्स भी काफी सही हो गए थे, जो कि डेफिनेटली 2 ग्रोथ पैकेज का ही कमाल था। एंड ऐसे बहुत ही कम इनकारनेशंस थे जिनके पास ऐसा पैकेज था। और क्योंकि यूजियन के पास इनेट टैलेंट था उसका डाइवर्स कम्बिनेशन स्किल कम से कम लेवल 10 पार जाकर एक एडवांस में बदल जाएगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी काबिलियत होने के बावजूद भी वो एक छोटे मोटे ग्रेड 8 के मॉन्स्टर को भी काबू नहीं कर पा रही थी। और यूजियन को लग रहा था कि शायद उसके पास टैलेंट नहीं था, पर डोग्सा उसके सर को सहलाता इस बात से मना करता है और बताता है कि वो काफी टैलेंटेड थी क्योंकि वो उस बात का एक्चुअल रीजन जानता था कि यहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल सिर्फ अपने ट्रॉमा की वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पहले सिनेरियो में जिंदा बचने के लिए उसे अपनी पेट की जान लेनी पड़ी थी क्योंकि एक इंसान को मारने के वो काबिल नहीं थी। और यहाँ पर डोग्सा उसे समझाता भी है कि एक मॉन्स्टर एक पेट नहीं है, तो यूजियन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए यूजियन को यहाँ पर किसी भी पछतावे के साथ बंधा नहीं रहना, क्योंकि ऐसी मुश्किलें तो जिंदगी में अभी भी आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आगे बढ़ने से पीछे हटेंगे। एंड यहाँ पर यूजियन बताने लगी थी कि अगर वो ताकतवर बन जाएगी तो वो कुछ करना तो चाहती थी, बट थोड़ा सा घबरा कर बिना पूरी बात बताए वो वहां से जाने लगती है, जिस बात से अब थोड़ा डोग्सा भी चिंतित हो गया था कि एक्चुअली में बेस ऑफ सर्वाइवल में तो ये लड़की यो जंगयो की बहुत बड़ी फैन थी। और इस बात से ज्यादा चिंतित वो क्या हो सकता था क्योंकि नॉवल में यूजियन की एज के हिसाब से उसे एक छोटी बहना टाइप का रोल दिया गया था और डोग्सा को डर बैठ गया था कि उसने यूजियन की इतनी ज्यादा मदद की थी तो क्या होगा अगर यो जंगयो से मिलने के बाद वो बस चुपचाप उसकी पार्टी में चली गई, फिर क्या। इसीलिए बहुत ही तेजी से वो हान सेंग की तरफ आता है और उससे एक बात पूछता है कि ये कोई जरूरी बात तो नहीं है, पर अगर आम नजरिए से देखा जाए तो क्या वो दिखने में थोड़ा बहुत भी हैंडसम दिखता था और खासकर यो जंगयो की बराबरी में। और हान सेंग भी एकदम कंफ्यूज कि डोग्सा को अब कौन से दौरे पड़ गए थे जो आज वो उससे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहा था। और यहाँ पर डोग्सा ने भी कभी भी अपनी लुक्स के बारे में चिंता नहीं की थी, पर इस अलग की दुनिया में आने के बाद वो जितने भी ज्यादा लोगों से मिलता था सभी को बस यही लगता था कि डोग्सा की शक्ल कुछ खास नहीं है। पर जब स्कूल लाइफ में वो सेल्फीज लेता था उसके मानने से तो वो हैंडसम ही दिखता था, तो आखिर ये बदलाव आने कब से शुरू हो गए। और यहाँ पर सभी कॉन्स्टलेशंस भी डोग्सा को तरस की नजरों से देख रहे थे और हान सेंग भी उसे ये बताकर जाने लगती है कि लाइफ चाहे जितनी भी बुरी हो उसे उसका सामना तो करना पड़ेगा। एंड वेल एक्चुअली में गाइस इसका एक काफी खास रीजन है जो कि नॉवल के मानने से काफी आगे है और मानवा की स्टोरी में शायद अभी पता भी नहीं चला, बट वेल आप कमेंट्स कर बता कर देखो कि आखिर बाकियों को डोग्सा बता क्यों लगता है। और आल्सो अगर किसी को स्पॉइलर पता है तो प्लीज बिल्कुल मत देना, मजा खराब हो जाएगा। और जिनको नहीं पता तो बस थ्योरीज डालो। और यहाँ पर डोग्सा ने तो फैसला कर लिया था कि जिस इनकारनेशन को उसने अपनी मेहनत से पाला था वो उसे कुछ भी कर यो जंगयुक से मिलने नहीं देने वाला था। और रात के समय खाना खाने के बाद वो यो सांका को देखता है जो कि किसी के लिए प्रे कर रही थी। एंड एक्चुअली में पहले उसका कोई रिलीजन तो नहीं था, बट अब वो ओलंपस के गॉड्स के लिए प्रे कर रही थी। और डोग्सा यो सांका और यू सेंग को सोने को कहता है क्योंकि आज रात हान सेंग और वो नजर पर रहेंगे। एंड यहाँ पर डोग्सा यू सेंग की थोड़ी चिंता में था क्योंकि भविष्य में उसकी एबिलिटीज की काफी ज्यादा जरूरत थी जिसके लिए उसे काफी जल्दी इंप्रूव होना पड़ेगा। कि तभी डोग्सा और सभी को नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने वेस्ट के डिजास्टर को खत्म कर दिया था, यानी यो जंगयुक ने भी अपना काम पूरी मेहनत से कर डाला था। इसका मतलब था कि यो जंगयुक अब तक ली ह्यूनसंग से मिल ही गया होगा। और यहाँ पर हान सेंग डोग्सा को आवाज लगाती है कि डोग्सा साफ बताता है कि वो भद्दी दिखती है। जी हाँ, वो अपना बदला निकाल रहा था। खैर फिर हान सेंग डोग्सा से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या
गया था, क्योंकि जब भी वो उसे देखती थी डोक्सा कुछ ना कुछ तो अजीब करता था, जैसे कभी थ्रोन को तोड़ देना, कभी बच्चे को बचा लेना। और वो जानना चाहती थी कि आखिर डोक्सा चाहता क्या था, जिस पर डोक्सा बताता है कि एक एंडिंग है जैसे वो देखना चाहता है। और हानसेंग भी बताती है कि वो भी अपनी नॉवल के लिए एक एंडिंग लिखना चाहती थी। कि डोक्सा हानसेंग से एक जरूरी बात पूछता है कि आखिर हानसेंग ने आखिर वेज ऑफ सर्वाइवल की कहानी को चोरी क्यों किया, जबकि वो खुद भी एक अच्छी कहानी लिख सकती थी। पर हानसेंग बताती है कि उसने अभी भी चोरी नहीं की और वेज ऑफ सर्वाइवल कोई बाइबल नहीं थी, जैसे बस अगर कोई भी नॉवल सिमिलर हो तो वो सेम ही हो गई। और वैसे भी ऐसे प्लॉट तो काफी नॉवेल्स में होते हैं। पर डोक्सा बताता है कि हानसेंग का मामला अलग है, क्योंकि उसका सब कुछ ही सेम था सिवाय नामों के। कि हानसेंग उसे एक कहानी सुनाने वाली थी, जिस पर डोक्सा पहले से जानता बताता है कि उसे एक गरीब बच्ची की कहानी नहीं सुननी, जिसने बहुत ही मुश्किलें सही थी। इसीलिए अपने नॉवेलिस्ट बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसने एक नॉवल को चोरी करना शुरू कर दिया और ऐसी कहानी उसे बिल्कुल नहीं सुननी थी। और हानसेंग एकदम हैरान होते पूछती है कि कहीं डोक्सा के पास दूसरों का दिमाग पढ़ने की स्किल तो नहीं, जिस पर डोक्सा मना तो कर देता है। पर लाई डिटेक्शन की वजह से डोक्सा का सच पकड़ा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ओमनिशिएंट रीडर स्किल के साथ वो दूसरों का दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ सकता था। एंड फिर हानसेंग उसे उसका दिमाग पढ़ने को कहती है, पर डोक्सा समझाता है कि वो पूरी तरह दिमाग नहीं पढ़ सकता, बस उसके झूठ मूठ को पक्का कर सकता था, क्योंकि अच्छी तरह दिमाग रीड करने के लिए उसे कैरेक्टर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। और हानसेंग कोई कैरेक्टर थोड़ी ना थी कि यहाँ पर हानसेंग सच बोलती बताती है कि उसने कभी भी किसी नॉवल को कॉपी नहीं किया और जो भी उसने वेज ऑफ सर्वाइवल के सेम लिखा था वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और उसने बस वही चीजें लिखी थी जो उसके सपनों में आई थी। और डोक्सा भी स्टेटमेंट को उसकी स्किल की बदौलत ही कंफर्म कर पाता है कि वो सच बोल रही थी। कि डोक्सा को ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है और वो उसे बताता है कि अगर तुम पहले से उस नॉवल को पढ़कर सोओगी तो बेशक वो तुम्हारे सपनों में आ सकती है और बाद में तुम उसे ही लिख सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो उसने अभी भी चोरी की थी। कि फिर हानसेंग टेढ़ी मेढ़ी बातें करते बता रही थी कि क्या पता ओरिजिनल चीज पहले से कहीं एग्जिस्ट करती है और वो भी बस किसी की लिखी गई कोई कैरेक्टर है। एंड ऐसा वो कभी कभार सोचती थी। एंड सच में ऐसे ख्याल कभी डोक्सा को भी आए थे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वेज ऑफ सर्वाइवल एक असलियत बन जाएगी। और क्या ये कोई फिक्शन की दुनिया थी या फिर फिक्शन से बनाई गई रियलिटी, ऐसा किसी को भी नहीं था। अब ये ख्यालों से उसके काफी सर दर्द होने लगी थी और डोक्सा हानसेंग को पहले सोने को कह रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसी कहानियां सुनाएगी तो कॉन्स्टलेशन पागल हो जाएंगे। एंड वो बताती है कि जब से वो डोक्सा के साथ है तब से उसे मिल रही स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई थी। मान ले मेरी बहन हानसेंग कि तेरे भी कॉन्स्टलेशन मेरे वालों की तरह गरीब है। खैर डोक्सा फिर भी खुश था कि ऐसी गधी उसके साथ जो रहती है, क्योंकि जब से वो उसके साथ थी डोक्सा को ये दुनिया भी नकली नहीं लगती थी। एंड इस बात के लिए वो थोड़ा बहुत शुक्रगुजार था कि न जाने क्यों तभी उसकी आंख लग जाती है और वो आराम से वहीं पर सो जाता है। और फिर जब अगले दिन डोक्सा की आंख खुली थी वो अपने सामने पाता है हानसेंग को, जो कि एक लाश की तरह गिर रखी थी और उसका शरीर भी एकदम ठंडा पड़ रखा था। और फिर डोक्सा जाकर हानसेंग की बॉडी चेक करने लगता है कि वो सच में सांसें नहीं ले रही थी कि तभी योसांगा की भी आंख खुल जाती है और वो डोक्सा को चिंता में पाती फटाफट उसके पास आती है और पाती है कि हानसेंग मारी गई थी। एंड उसे ऐसा देखकर डोक्सा इस वक्त काफी शौक में था, क्योंकि ऐसा कोई हादसा घटने की कोई वजह तक भी नहीं बनती थी। और योसांगा भी माफी मांगती है ज्यादा सोने के लिए, जिस पर डोक्सा भी शौक था, क्योंकि आमतौर पर योसांगा इतना नहीं सोती थी तो सभी का इतना ज्यादा लेट उठना कोई मतलब नहीं बनाता था। और डोक्सा को आखिर नींद कैसे आ गई थी ये भी एक राज था। और फिर उसका ध्यान फिर कल के खाए के खाने की तरफ जाता है, जो कि याना सप्लेटा के स्टैम्प्स थे। और योसांगा से डोक्सा को पता चलता है कि कल की कुकिंग की इंचार्ज हानसेंग की थी और डोक्सा सब कुछ समझ गया था कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था और उनके सामने यहाँ पर हानसेंग का अवतार था। पर आखिर ऐसा उसने किया क्यों? और साथ ही साथ वो उसके किए गए कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी प्लेज से वैसे भी नहीं भाग सकती थी कि तभी हानसेंग की अवतार की बॉडी अलग ही तरह से थोड़ी थोड़ी चमक रही थी और डोक्सा उस अवतार के सर पर हमला कर उसे मार देता है और उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि हानसेंग का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पनिशमेंट उसके हिस्से की इस अवतार ने ले ली थी। और डोक्सा को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि अवतार को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। और वैसे भी कल हानसेंग उसे बता ही रही थी कि डोक्सा की वजह से उसे मिल रही स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई थी और उसके साथ साथ ही शायद वो उसके ऑर्डर्स मानकर थक गई थी और साथ ही साथ उनकी कुछ खास बनती भी नहीं थी। एंड डोक्सा को ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है कि अगर हानसेंग पहले भी भाग सकती थी तो आखिर वो इतनी देर तक उसके साथ रही ही क्यों? पर वेल अब किसे पता और किसे परवाह। और वो भी सभी को बताता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर की बिल्डिंग से हानसेंग भी उन्हें जाता हुआ देख रही थी और कह रही थी कि हरामी डोक्सा कम से कम उसे ढूंढने के लिए थोड़ी तलाश वगैरह तो कर सकता था। पर खैर उसे फिर भी लगता था कि उनकी मीटिंग यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी और भविष्य में उनका मिलना अभी भी बाकी था। पर कौन जाने क्या आगे जाकर वो दुश्मन बनने वाले थे या फिर साथी। और उसे शाम को शिन योसेंग की माना और एजिलिटी इस सिनेरियो के लिमिट यानी लेवल 60 तक पहुंच गए थे और अब बारी थी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की। एंड डोक्सा कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसे साफ साफ सच बताता है कि उसके पास कोई भी स्टिग्मा नहीं है तो वो उसे बाकी कॉन्स्टेलेशंस की तरह ताकत नहीं दे सकता था। पर उसके पास जो चीज बाकियों से ज्यादा थी वो थी ढेरों
कॉइंस। अगर तुम इसे साइन नहीं करना चाहती तो मत करो, पर अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं पछताओगे और तुम फिर किसी भी और कॉन्स्टलेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। पर मैं बाकियों की तरह तुम्हारे कोई भी लिए गए फैसले से पीछे नहीं मुड़ूंगा। पर शिन यूजिंग बताती है कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अंततः कब से डोक्सा पर यकीन करने का फैसला कर लिया था और वहीं पर उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और आखिरकार फाइनली यहाँ पर डोक्सा इनकार्नेशन शिन यूजिंग का स्पॉन्सर बन गया था और वो उसे प्यार देता पेट करता है कि डोक्सा को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहे थे कि क्योंकि वो खुद कॉन्स्टलेशन नहीं था तो उसके लिए ज्यादा के प्रिविलेज अवेलेबल नहीं थे, पर जो चीजें अवेलेबल थी वो थी इनकार्नेशन स्पॉन्सरशिप और इनकार्नेशन एनकरेजमेंट, जो कि आप लोगों के पास भी अवेलेबल है। इनकार्नेशन स्पॉन्सरशिप है सुपर थैंक्स और इनकरेजमेंट है मेंबरशिप। और यहाँ पर डोक्सा के मेन कॉन्स्टलेशंस उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में उसे 5000 का स्पॉन्सर भी करते हैं और अब काफी ज्यादा कॉन्स्टलेशन डोक्सा का स्पॉन्सर बनने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि डोक्सा एक ऐसा इनकार्नेशन था जिसका खुद का एक इनकार्नेशन था और जिसके साथ भी डोक्सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसके साथ शिन यूसेंग भी आ जाएगी। एंड इसीलिए बीएंग के चैनल पर ढेरों कॉन्स्टलेशन इकट्ठे हो रहे थे और अपने चैनल को और बड़ा होते देख बीएंग भी बहुत ही ज्यादा खुश था कि यहाँ पर डोक्सा अपने साथियों को बताता है कि उनका हान रिवर को पार करने का टाइम हो गया था और बेशक उन्हें कोई भी ब्रिज वगैरह रास्ता नहीं मिला था तो उन्हें वहाँ पर तैर कर जाना पड़ेगा। जिससे योसांग का भी एकदम शौक, पर वो मना नहीं करती क्योंकि उसे लगा था कि डोक्सा के पास पक्का कोई ना कोई प्लान होगा। एंड फिर वो सभी लोग उस रिवर के सामने आ जाते हैं और वहाँ सामने पाते हैं उन्हें सभी सरपट मॉन्स्टर्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। और फिर वो अपने दम पर ही उस रिवर को क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं और यहाँ मैसेज थ्रू डोक्सा योसांगा को बताता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि अगर खतरा ज्यादा बढ़ गया तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे। एंड साथ ही साथ डोक्सा योसांगा से चाहता था कि योसांगा को यहाँ पर ऐसे एक्ट करना था जैसे वो हद से भी ज्यादा मुश्किल में थे और उनका सिचुएशन को काबू करना मुश्किल हो रहा था। एंड ऐसा इसीलिए ताकि वो शिन यूजियन की ताकत को ज्यादा जल्दी अवेकन कर पाए। एंड इसलिए उन्हें एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बात तो साफ साफ थी कि एक आम सी छोटी बच्ची 5वें सिनेरियो तक खुद के दम तक जिंदा नहीं बच सकती है। यानी विल पावर तो शिन यूजियन में काफी है एंड उसी ताकत को आज डोक्सा जगाना चाहता था। और यहाँ पर डोक्सा यूजियन को साफ साफ कहता है कि आगे जो भी होने वाला है उस सिचुएशन से उसे भागना नहीं है, क्योंकि अगर आज वो इस सिचुएशन से भाग जाती है तो वो वापस कभी भी नहीं लड़ पाएगी और इसलिए यूजियन को जितना हो सके अपने दम पर करना होगा। एंड फिर वो भी अपने स्किल एडवांस डाइवर्स कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है। एंड यहाँ वो अपनी सोच को उनसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि एक बहुत ही बड़ा सा सर पर मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है, जिसे संभालने के लिए डोक्सा सबसे आगे था। पर अपने ब्लेड ऑफ फेथ को निकालकर वो अपने एक ही बार में उस सरपेट मॉन्स्टर को मार देता है। एंड उस बार की वजह से वो सभी लोग ही हवा में आ गए थे और ताकि योजियन कहीं गिर ना जाए हान जोएंग उसे अपने थ्रेड से पकड़ लेती है। एंड यहाँ उस मॉन्स्टर के ऊपर डोक्सा सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर वेव विंड का इस्तेमाल करता तो वो सभी मुश्किलों का हल आसानी से निकाल सकता था, पर इससे यूजियन की ताकतें नहीं पड़ेगी। एंड इसलिए वो उन मॉन्स्टर्स को आवाज लगा था, उनसे डायरेक्ट लड़ने वाला था। और यहाँ पर डोक्सा जितना हो सके इतना रैश बन रहा था। वो मॉन्स्टर्स पर वार वगैरह तो कर रहा था पर अपना डिफेंस बिल्कुल भी नहीं, जैसे उन मॉन्स्टर्स के वार भी उस पर लग रहे थे। और डोक्सा को घायल होता देख यूजियन को डर लग रहा था कि क्या डोक्सा सच में अकेला उन सभी को संभाल पाएगा या फिर एक बार फिर से वो अपने करीबी पर्सन को खो देगी। पर वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। डोक्सा जिसने उसे प्यार दिया, उसे सहलाया, एक मौका दिया, वो नहीं चाहती थी कि उसे बचाते बचाते उसे कुछ हो कि तभी उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और एक नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर शिन यूजिंग की एट्रीब्यूट अभी इवॉल्व होने वाला था। और यहाँ पर यूजिंग एक ट्रांस स्टेट में चली गई थी और तभी वो अपनी लेवल 9 की टेमिंग स्किल का इस्तेमाल करती है और पूरे आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा हाथ सभी मॉन्स्टर्स को दिखाई दे रहा था। एंड उस हाथ के सामने कोई भी हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। और यहाँ यूजिंग आखिरी बार अपने पेट से माफी मांगती है कि वो उसे पहले तो नहीं बचा पाई थी, पर वो ये गलती वापस नहीं दोहराने वाली थी। और डोक्सा उसे देखकर समझ ही पा रहा था कि दूसरी टाइमलाइन में शिन यूजियन को सभी मॉन्स्टर्स का देवता बीस्ट लॉर्ड क्यों कहा जाता था। कि तभी वहाँ पर उन सभी सरपेंट्स की लीडर ग्रेड 5 की सरपेंट क्वीन मीराबाद भी आ जाती है। एंड डोक्सा जानता था कि ग्रेड 5 का मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर होता है एंड चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई थी। एंड वो योसांगा को आवाज लगाने लगा था ताकि वो उसे यूजियन को पकड़ने को कहे। कि तभी यूजियन हवा में चलती हुई अपनी टेमिंग स्किल का इस्तेमाल करती हुई सीधा क्वीन मीराबाद के सिर के पास ही आ जाती है और फिर एकदम उसे पास आती उसे पेट करती हुई वो डोक्सा और योसांगा को बताती है कि वो लोग इस रिवर को इसकी सवारी करते पार करेंगे। एंड फिर उसकी सवारी करते हुए वो रिवर को पार कर रहे थे। एंड यहाँ पर डोक्सा सच में इसके टैलेंट से इम्प्रेस था कि उसके पास सच में इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा खास ताकत थी।
एंड यहाँ पर योसांगा डोक्सा से पूछती है कि अगर उनकी योसंग ऐसे ही लगातार ताकतवर बनती रही तो क्या वो भविष्य वाली योसंग से ताकतवर नहीं हो जाएगी। जिस पर डोक्सा बताता है कि उस डिजास्टर की असल आइडेंटिटी असल में फ्यूचर सेल्फ नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरी टाइमलाइन से बिलोंग करती थी, जो कि यो जोंग्यो के किसी और ही रिग्रेशन का भविष्य था। एंड फिर वो योसांगा को एक फिल्म थ्योरी सुनाता है कि कैसे फिल्म्स की रोल्स को काट दिया जाए तो उनका आपस में कनेक्शन बन जाता है और किसी भी कहानी को किसी के भी साथ जोड़ा जा सकता है। एंड वैसे ही उनकी ये टाइमलाइंस जुड़ रखी थी एंड उसे एक्सेट्रा वगैरह और भी ये नोवेल की थ्योरी बताने लगता है, जो सुनकर योसांगा भी हैरान डोक्सा की स्मार्टनेस की तारीफ करती है कि उसने काफी मल्टीवर्स थ्योरी सुनी थी, पर डोक्सा की बताई गई बातें सबसे अलग थी, क्योंकि वह डोक्सा उसे कैसे बताए कि वो बस वेज ऑफ सर्वाइवल के ऑथर की थ्योरीज थी। एंड फिर फाइनली वो लोग रिवर को पार कर अपनी मंजिल तक आ जाते हैं और डोक्सा योसंग को पेट करता उसकी तारीफ करता है कि उसने सच में काफी अच्छा काम किया था और वो पूरी तरह से दिखाती तो नहीं थी, पर वो सच में काफी खुश होती थी जब डोक्सा उसकी तारीफ करता था। कि तभी डोक्सा सेंस करता है कि उनकी तरफ कोई मॉन्स्टर बढ़ता आ रहा था एंड फिर वो अपने सामने एक बड़े से जाइंट मैंटिस मॉन्स्टर को पाते हैं और तभी उसके ऊपर से डोक्सा को छोटे गिलियन की आवाज आती है एंड वो फाइनली इतने टाइम बाद डोक्सा को देखकर बहुत ही खुश था एंड उन्हें मिले हुए टोटल का हफ्ता हो गया था एंड गिलियन तो उसके गले मिलकर खुशी साबित करता है एंड हाँ डोंगन बस इस चीज का मैसेज भेजता है क्योंकि वो अभी भी इतना इंट्रोवर्टेड बंदा था कि उसे खुले में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड यहाँ पर योसेयोंग ये नजारा देखकर बिल्कुल ही चिड़ी हुई थी कि कैसे उसके अलावा कोई और बच्चा था जो डोक्सा के इतने ज्यादा करीब था एंड वो इसलिए खुद भी जाकर डोक्सा के गले लग जाती है एंड वो दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हुए बैसने लगते हैं एंड ऑब्वियसली डोक्सा को नहीं पता था कि उसे किसकी साइड लेनी है और ऊपर से ये दोनों थे भी इतने सिमिलर, एक बंदा कीड़ों का मास्टर था और एक बंदी मॉन्स्टर्स की। एंड डोक्सा गिलियंग से हीवन का पता पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी तलाश करने के लिए उसने अपने इंसेक्ट्स को भेजा था, जिससे उसे पता लगा था कि हीवन इस वक्त नॉर्थ में है। जैसे डोक्सा को लगता है कि वॉन्डर्स का रूलर भी नॉर्थ में था, तो क्या पता जंग हीवन अभी तक उनसे मिल ही गई हो। एंड फिर डोक्सा सभी को बताता है कि उन सभी को ही अपनी स्किल्स को जितना हो सके उतना इंप्रूव करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कॉइंस को भी इकट्ठा करना होगा। एंड डोक्सा योसांगा को अपने पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करने को कहता है एंड हान डोंगकुंग की एबिलिटी से वो उसके मोबाइल में नेटवर्क डलवा देता है और वो बताता है कि उसे अपनी फैमिली को सभी सिचुएशन के बारे में बताना होगा और ये भी कि सिनेरियो के खत्म होने के बाद सियोल के बाहर के एरिया भी सेफ नहीं रहेंगे एंड कभी नहीं पता कि क्या बुरा हो जाए, तो उन्हें घर एक मुश्किल से बच कर ही रहना होगा। एंड योसांगा पूछती है कि क्या डोक्सा अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, जिस पर वो बताता है कि उसकी फैमिली सियोल के अंदर ही है और उसकी फैमिली का जो एक लौता पर्सन था वो इस वक्त बिल्कुल सेफ था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना है उसे एकदम पता होगा। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि नॉर्थ के डिजास्टर ऑफ वाटर को हरा दिया गया था, जो काम ऑब्वियसली वंडर्स ने किया होगा। और अब आखिर में जो बचा था तो वो था वो सबसे खतरनाक डिजास्टर ऑफ फ्लड्स, जिसे मानने से कहें तो उसे रोकना नामुमकिन के बराबर था। और डोक्सा पहले से ही जानता था कि वो डिजास्टर कितना भयानक होने वाला था। और यहाँ पर एक तरफ हम जंग हेवन को देखते हैं और जंग हेवन उन वॉन्डर्स की लेडी के साथ ट्रेन हो रही थी और उसका नाम जियोन बूची था, जो जंग हेवन की तारीफ करती बताती है कि हेवन की तलवारबाजी सच में काफी कमाल थी और जब हेवन को स्पॉन्सर मिल जाएगा वो उससे भी ताकतवर हो जाएगी। जिस तारीफ से जंग हेवन भी खुश थे और वो लेडी जंग हेवन को उनकी टीम को ज्वाइन करने को कह रही थी, क्योंकि उनकी लीडर जंग हेवन जैसी लड़की को अपने मेंबर के तौर पर पाकर बहुत खुश होगी। पर हेवन बताती है कि उसका ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था एंड वो लेडी उसे बताती है कि सच में उस लड़के के लिए जंग हेवन काफी मेहनत कर रही थी, जितना वो कभी नहीं समझ पाएगा। पर मना करती हुई वो बताती है कि डोक्सा सच में उसके बारे में काफी अच्छे से जानता है और वो बताती है कि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे देख रहा हो। एंड हाँ, उसने वो मजाक के तौर पर बोला था, पर डोक्सा सच में इस वक्त और भी स्किल के साथ उसे देख रहा था। एंड जंग हेवन के इसी चक्कर की वजह से डोक्सा को हमेशा लगता था कि कहीं ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट जंग हेवन की स्किल तो नहीं है। पर खैर जो भी हो, वो खुश था कि जंग हेवन की ग्रोथ काफी अच्छी जा रही थी। एंड फिर वो वहां से जाने ही वाला था कि उसका पीओवी चेंज हो जाता है और वो अपने ही आप को देख पा रहा था, जिसके पास छोटा गिलियन और यूजियोंग बैठे हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे से बहस रहे थे और एक दूसरे को डोक्सा से दूर होने को कह रहे थे और दोनों ने ही एक दूसरे के अजीब से नाम भी डाल दिए थे, एक कीड़े वाला बच्चा और एक रुतेली लड़की। खैर फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं कि कौन डोक्सा को अच्छे से जानता था, जिसके तौर पर एग्जाम्पल देने के लिए वो बताने लगते हैं कि डोक्सा को कौन सी लड़की पसंद थी और योसांगे के मानने से तो वो योसांगा थी और गिलिया के मानने से वो जंग हेवन थी। खैर इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को छोड़कर जब अगले दिन डोक्सा की जाग खुलती है, वो पाता है कि वो दोनों ही उसके गले लगकर सो रखे थे और आज के दिन फाइनली वो सब सिनेरियो भी खत्म होने वाला था। और तभी सब सिनेरियो के खत्म होने के बाद एक सूट वुड डाला डोका भी वहाँ पर आ जाता है और सभी को वेलकम करता हुआ वो बताता है कि मेन कहानी को शुरू करने का वक्त आ गया था और 5वां सिनेरियो जिसका सभी वेट कर रहे थे अब वो आखिर शुरू होने वाला था। और उस डोका भी की नजरें भी ध्यान से किम डोक्सा पर थी, जो कि इन हर एक सिनेरियो में सबसे मेन तरह से इन्वॉल्व था। और यहाँ पर बियंग के सब्सक्राइबर्स बहुत ही तेजी से बढ़े थे और मजे से 9,500 से भी पार चले गए थे और हर एक मिनट उस
उसके 100 से भी ज्यादा सब्स बढ़ रहे थे एंड वो डोगा भी तारीफ कर रहा था कि 4 डिजास्टर्स को ऑलरेडी संभाल लिया गया था। ये काफी बड़ी बात थी, पर एक बात जो सभी को याद रखनी थी कि 5 में डिजास्टर के मामले में पहले 4 डिजास्टर तो कीड़े बराबर थे और उन सभी पर डिपेंड करता था कि ये सिनेरियो कैसे जाने वाला था। अगर उनसे गलती हुई तो समझ लो कि सब कुछ खत्म होने वाला था और कुछ तक भी नहीं बचने वाला था। एंड इसलिए उन सभी की किस्मत अच्छी थी कि 5 में सिनेरियो को शुरू करने से पहले उन सभी को ही एक मौका दिया जाएगा और वो मौका था स्पॉन्सर सिलेक्शन का दूसरा भाग। और तभी उसके फिर से एक बार चुटकी बजाते ही वहाँ पर स्पॉन्सर सिलेक्शन शुरू हो जाता है और वहाँ पर सभी कॉन्स्टलेशंस के निशान अपने चुने गए इनकार्नेशंस पर आ रहे थे जिनके लिए वो इंटरेस्टेड थे। एंड कई लोग काफी खुश थे कि 2-3 कॉन्स्टलेशंस फाइनली उन पर इंटरेस्टेड थे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे। कि उन सभी लोगों का ध्यान एक व्यक्ति अपनी रोशनी से खींच रहा था और वो सभी देख रहे थे इनकार्नेशन किम डोक्सा को, जो कि ऐसे टाइम पे एक क्रिसमस ट्री की तरह चमक रहा था। न जाने कितने सारे कॉन्स्टलेशंस के नंबर उसके आसपास इकट्ठा हो रखे थे और कोरिया पेनिसुला के सभी कॉन्स्टलेशन बहुत एक्साइटेड थे कि क्या डोक्सा अपना वादा पूरा करेगा भी या फिर नहीं। और उसके सर के ऊपर वो सभी तारे वो थे उन कॉन्स्टलेशंस के नंबर जो दूसरे सिलेक्शन में डोक्सा का स्पॉन्सर बनना चाहते थे। पर डोक्सा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी करेगा जब बिया के चैनल के 10,000 से ज्यादा सब्स हो जाएंगे और इस वक्त चैनल के सब्सक्राइबर 9,800 के करीब आने ही वाले थे। और जब तक सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे थे डोक्सा अपने वो कॉन्स्टलेशन देखने लगता है जो कि उसके साथ उसके पहले सिलेक्शन से थे और उनमें से वो 4 कॉन्स्टलेशन तो उसके फेवरेट थे। प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, सीक्रेटिव प्लॉटर, डेमन लाइक जज ऑफ फायर और अबेसिव ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। और डोक्सा को इन चारों को फिर से रिजेक्ट करते थोड़ा बुरा तो लग रहा था, बट खैर मजबूरी समेत उसे अभी भी कोई कॉन्स्टलेशन नहीं चाहिए था। और कॉन्स्टलेशंस के नाम पढ़ते वक्त वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम पढ़ लेता है जो था स्क्राइब ऑफ हेवन एंड ये एब्सोल्यूट गुड गाय सबसे ताकतवर कॉन्स्टलेशंस में से एक था और एंजल की अथॉरिटीज में से इसकी यूरियल से भी ज्यादा अथॉरिटी थी और स्वर्ग में इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था और इसे आर्चएंजल मैटारोन नाम से भी जाना जाता था। और डोक्सा सच में थोड़ा अपनी काबिलियत से घबरा रहा था कि आखिर किस किस तरह के लोगों की नजरें उस पर थी। और यहाँ पर स्पॉन्सर सिलेक्शन के सिर्फ 3 ही मिनट बचे थे और चैनल के सब्सक्रिप्शन 10,000 तक भी पहुंचने वाले थे और डोक्सा को दबाकर सभी कॉन्स्टलेशन के स्पॉन्सर कॉइन्स आ रहे थे जो बस चाहते थे कि डोक्सा उन्हें चूज करे। और अपनी अमीरी दिखाने के लिए मंकी किंग 5,000 कॉइन्स देता है तो आर्चएंजल मैटारोन सीधा 30,000 कॉइन्स, जिससे मंकी किंग थोड़ा इरिटेट था। और डोक्सा को तो इनकी लड़ाइयों से भी मजे आ रहे थे, आखिर उसे इतने कॉइन्स जो देखने को मिल रहे थे। और अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे और 10,000 सब्सक्राइबर्स होने में 50 से भी कम सब्स बचे थे। और अब पूरे लास्ट मोमेंट पर आकर आखिर के 20 सेकंड में सिर्फ 5 सब्स बचे थे कि आखिर के 5 सेकंड्स में चैनल के सब्सक्राइबर 9,999 से आगे नहीं बढ़ते एंड टाइम भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और डोक्सा भी एक्टिंग करता सभी को कहता है अरे अरे बहुत बुरी चीज हुई यार, माफ कीजिएगा, सब्सक्राइबर्स 10,000 तक पहुंचे ही नहीं और मैं तो फाइनली किसी को चूज करने वाला था। और कई कॉन्स्टलेशन चिल्ला रहे थे कि ये चीटिंग है, ऐसा नहीं हो सकता। और उनमें से सभी डोक्सा से पूछ रहे थे कि कम से कम वो उन्हें ये बता दे कि वो कौन से कॉन्स्टलेशन को चूज करने वाला था। पर बीइंग आकर बताता है कि इनकार्नेशन की प्राइवेसी रखने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जिस बात से कई कॉन्स्टलेशन खिलाफ थे, जिन्हें बीइंग शांत करता हुआ उन सभी को ही बताता है कि क्योंकि इस बात से सभी कॉन्स्टलेशन गुस्सा थे तो उनके लिए एक स्पेशल इवेंट रखा जाएगा जिस इवेंट में माफी के तौर पर किम डोक्सा को सजा दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त सभी कॉन्स्टलेशन यही सोच रहे होंगे कि आखिर अगर ये इनकार्नेशन मेरा हो ही नहीं सकता तो आखिर मैं फालतू में इसके लिए मेहनत क्यों करूं। इसलिए इनकार्नेशन किम डोक्सा को कोई भी स्पॉन्सर चूज ना करने के लिए सजा दी जाएगी, जो सुनकर तो कई कॉन्स्टलेशन खुश हो गए थे। और यूसेंग भी पूछ रही थी कि आखिर डोक्सा ने स्पॉन्सर चूज क्यों नहीं किया, जिस पर वो बताता है कि उसका पास मन नहीं था। एंड यूसेंग को वो बाकियों को वहां से ले जाने को कहता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान था एंड इसलिए उन लोगों को तब तक बाहर नहीं आना था जब तक डोक्सा उन्हें सिग्नल नहीं देता। और तभी सभी के लिए वहाँ पर एक बाउंटी सिनेरियो प्रकट हो जाता है जो था डिवाइन रेट्रिब्यूशन। एंड इस इवेंट में उन्हें इनकार्नेशन किम डोक्सा को जितना हो सके उतना तरफा कर मारना था और जितनी भयंकर वो उसे मौत देंगे उतना ज्यादा उनका एडिशनल रिवॉर्ड होगा। और कम से कम भी अगर सिंपल मारने पर भी उन्हें 40,000 कॉइन्स तो मिलेंगे ही। और इस चीज के बाद सभी का ही ध्यान किम डोक्सा पर चला गया था जिसके ऊपर बाउंटी का टैग आ रहा था और सभी लोगों का ही ध्यान उस पर चला गया था क्योंकि 40,000 कॉइन्स बिल्कुल भी कम नहीं होते। और योसियोंग डोक्सा की तरफ चिंता में देख रही थी पर डोक्सा प्यारी सी मुस्कुराहट लेता उसे वहाँ से बाय करता है और लोग डेरा बनाकर उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और डोक्सा भी उनसे बचता बचाता वहाँ से भागने लगता है। और कई कॉन्स्टलेशन ये नजारा देखकर खुश हो रहे थे कि बियांका आकर उनका मजा बढ़ाता बताता है कि कुछ स्पॉन्सरशिप्स देकर वो लोग किम डोक्सा पर पेनल्टीज भी लगा सकते थे। और एक सड़ेलू
कॉन्स्टलेशन थोड़े कॉइंस स्पॉन्सर कर डोग्सा पर स्पीड की पेनल्टी लगा देता है, जिससे उसे 5000 कॉइंस मिलते हैं। पर डोग्सा की तेजी खत्म हो जाती है, पर स्पीड नहीं थी तो क्या हुआ, अपने आप को बचाने के लिए वो एक जोर का वार करता है, पीछे फेंकता है और फिर कुछ और कॉन्स्टलेशन पैसे देखकर अटैक की पेनल्टी भी लगा देते हैं। और यहाँ पर सब कुछ ही एक्चुअली में डोग्सा के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, क्योंकि दरअसल बीएन के चैनल के सब्सक्राइबर नंबर 9999 सब्स इसलिए आगे नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उसका चैनल शुरुआत से ही कभी भी 10,000 सब्स जाने के लिए बना ही नहीं था। और यहाँ पर घबराया बियांग भी पूछ रहा था कि क्या वो कॉन्स्टलेशंस को बेवकूफ बनाकर सही तो रहेंगे ना। जिस पर डोग्सा बताता है कि उसी से बचने के लिए तो वो ये इवेंट कर रहे थे ताकि सभी का ही ध्यान उस बात से हट जाए, और कॉन्स्टलेशन वैसे भी इतने चालाक नहीं है, जिन्हें इस चीज के बारे में पता चलेगा। और तभी एक कॉन्स्टलेशन पैसे देकर डोग्सा को एक डिफेंस पेनल्टी दे देता है, जिससे अब डोग्सा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता था। और तभी अपने सामने वो पाता है हान रिवर को, जहाँ से पहले पार होकर वो यहाँ तक आए थे, और वहाँ पर अभी भी काफी सर्पेंट मॉन्स्टर्स थे कि डोग्सा सीधा उस मॉन्स्टर से बड़ी रिवर में चला जाता है। और ऑब्वियसली बाकी सब डर कर उसका पीछा नहीं कर सकते थे, और काफी कॉन्स्टलेशंस खुश थे कि यहाँ पर तो डोग्सा फाइनली मारा जाएगा। कि डोग्सा तभी अपनी एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क को एक्टिवेट करता है और अपनी स्लॉट लिस्ट में वो ऐड कर लेता है शिन यूसियंग को, और फिर वो उसकी स्किल को एक्टिवेट भी कर देता है। एंड क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग यूसियंग के बारे में काफी आई थी, वो उसकी टेमिंग स्किल को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था और महसूस कर पा रहा था एक अलग ही और अजीब सी फीलिंग। और फिर वो वहाँ पर एक बार फिर से बुला लेता है क्वीन मीराबाद को, और फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ वो पूरी कोशिश कर रहा था उसकी अच्छे से सवारी करने की। पर वो चीज इतनी टफ थी कि क्वीन मीराबाद कभी पानी के अंदर जा रही थी तो कभी बाहर आ रही थी, जैसे नॉर्मली सी मॉन्स्टर्स करते हैं। परंतु फिर भी बुरी हालात में वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया था। एंड डोग्सा सच में सोच रहा था कि शिन यूसियंग तो सच में काफी टैलेंटेड थे, क्योंकि उसकी तो उसे कंट्रोल करने में वाट लग गई थी। और अब डोग्सा पहुंच चुका था उस जगह पर जहाँ पर डिजास्टर था। एंड पीछे मुड़कर वो देखता है कि कुछ लोग जिनके पास फ्लाईबिलिटी थी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। और डोग्सा वहाँ पर किसी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है कि तभी वहाँ पर वो किसी जाने माने व्यक्ति को पता है, जो आती ही उन सभी लोगों को कह रही थी चुपचाप इस आइलैंड से निकलने के लिए। एंड वो सभी भी देखते हैं कि उनके सामने एक टीनेज गर्ल थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि ली जिये थी। एंड फिर वो एक ही सेकंड में आकर एक बंदे का हाथ काट देती है, और उसके तेजी को देखकर बाकी भी चिल्लाते बताते हैं कि ये तो वही ग्रेट एडमायरल है, जिससे डर कर वो सभी के सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कि फिर ली जिये मुड़कर डोग्सा को बताती है कि छुपने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके सर के ऊपर साफ साफ टारगेट मार्क चमक रहा था। और डोग्सा भी पेड़ के पीछे से आता उससे पूछता है कि कहीं ली जिये उसे मारना तो नहीं चाहती वो 40,000 कॉइंस पाने के लिए। जिस पर वो बताती है कि वो ऐसा कर तो दे, पर इस चीज से मास्टर निराश हो जाएंगे। पर डोग्सा जानता था कि उसका मास्टर सिर्फ इस बात से निराश होगा कि वो उसे खुद नहीं मार पाया। एंड फिर डोग्सा से पूछता है कि वो तो गर्ल्स के हाई स्कूल में पहुंच गई थी, तो वो यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर वो बताती है कि यो जंगयुक ने उसे ढूंढ लिया था। पर डोग्सा का तो ध्यान था उसकी इम्प्रूवमेंट पर, क्योंकि वो देख ही पा रहा था कि ली जिये के फिजिकल स्टैट्स ऑलमोस्ट सिनारियो के लिमिट तक पहुंच गए थे, और साथ ही उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई थी। एंड डोग्सा से पूछता है कि यो जंगयुक भी यहाँ पर है ना, जिस पर वो भी हाँ करती है। और डोग्सा से पूछती है कि वो इन नमूनों को अपने पीछे क्यों लेकर आया था, जो कि डोग्सा का शिकार करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। जिस पर वो बताता है डिजास्टर का शिकार करने के लिए। पर ली जिये तो बताती है कि उसके मास्टर ने तो उसे बताया था कि उन्हें डिजास्टर का शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो तो बस उसे यही बता रहे थे कि इस डिजास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड डोग्सा को शायद अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर यो जंगयुक क्या करने की सोच रहा था। और फिर डोग्सा भागा भागा उसकी तरफ ही उसे ढूंढने जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे ली ह्यूनसंग दिखता है, जो कि उन लोगों को रोक रहा था जो इस आइलैंड पर आने की कोशिश कर रहे थे। और वो उन्हें समझा तो रहा था कि ये जगह खतरनाक है, इसीलिए वो उन्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। और साथ ही साथ वो आर्मी का लेफ्टिनेंट था, पर सभी लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। और उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बंदा उस पर हमला करता है, पर ह्यूनसंग ने उसके हाथ को बच्चों की तरह पकड़ लिया था। एंड वो ये बताता कि वो उन्हें खतरनाक जगह नहीं रहने दे सकता। उस बंदे को उठाकर सीधा हान रिवर की तरफ फेंकता है। एंड वो बंदा बिना फ्लाइट एबिलिटी के ही न जाने रिवर से कितनी दूर उड़ता जाता है। और सभी लोग ही ये चीज देखकर डर गए थे कि ह्यूनसंग उनकी तरफ मुड़ता उनसे एक बार फिर से पूछता है कि क्या उन्हें रिवर पार करने के लिए कोई मदद तो नहीं चाहिए। और बंदे तो उससे डर कर खुद रिवर से जाने लगते हैं। और यहाँ पर ली ह्यूनसंग मन ही मन में काफी उदास था और सोच रहा था मैं एकदम थक गया हूँ, मैं एकदम टूट गया हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं मारा जाऊंगा। डोग्सा आखिर तुम कहाँ हो। एंड वो डोग्सा को याद कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से डोग्सा की आवाज आती है। एंड पीछे मुड़कर वो पाता है कि सच में डोग्सा ही मौजूद था, और उसे देखकर एकदम खुश होता है। वो उसे बताने लगता है डोग्सा ये मैं हूँ यार, ली ह्यूनसंग, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे यार। कि तभी वहाँ पर उन्हें कुछ और बंदे परेशान करने के लिए डोग्सा को टारगेट करते हुए लोग आ जाते हैं। और ह्यूनसंग इस बात से एकदम चिढ़ गया था कि अभी अभी इतने टाइम बाद वो अपने दोस्त से मिला था, और ये हरामी लोग फिर से उसे एक बार परेशान करने आ गए। और फिर अपनी लेवल 5 की ग्रेट माउंटेन्स मैच स्किल के साथ वो अपने सामने की सारी जमीन को ही तोड़ देता है। और उसकी तरफ देखता डोग्सा हैरान था कि आखिर ये हरामजादा यो जंगयुक लोगों की
ताकतों को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा देता था। एंड फिर से खुशी से मुड़कर ह्यूनसंग डोक्सा का हाल वगैरह पूछने लगता है, पर जल्दी में डोक्सा पहले उसे योचुंग्यो की लोकेशन पूछता है और वो जानने के बाद वहाँ से फटाफट ये बताकर जाने लगता है कि वो बाद में मिलकर सारी बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी थी। और फिर भागता हुआ वो उस डिजास्टर की लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ पर योचुंग्यो के साथ ली सियाल्फा मौजूद थी। एंड वो डोक्सा से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर चिढ़ता हुआ डोक्सा से बताता है, गधे योचुंग्यो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब मुझे बस ये मत कहना कि तुमने गार्ड्स का म्यूटेराइट इस डिजास्टर को खिला दिया है ताकि ये डिजास्टर जल्दी हैच हो जाए। और डोक्सा यहाँ पर योचुंग्यो से जानना चाहता था कि अगर डिजास्टर जल्दी जा गया तो वो क्या करने वाला था, जिस पर योचुंग्यो बताता है कि ये डिजास्टर उसकी पिछली जिंदगी का साथी था, जिसका मतलब बनता था कि ये डिजास्टर हार्मलेस था, इसलिए वो डिजास्टर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पर डोक्सा सच में परेशान सोच रहा था कि बाल बाल उसे लगा था कि योचुंग्यो का ये तीसरा रिग्रेशन सबसे अच्छा जा रहा था, क्योंकि उसने बीच बीच में डोक्सा की मदद भी की थी। पर अब डोक्सा को सच में नॉवल का सीन याद आता है कि ये हरामजादा तो अब भी वैसा ही करता था जो एंडिंग तक पहुंचने से पहले हजारों बार मौत को छूना पसंद करता था। और नोटिफिकेशन आता है कि डिजास्टर जल्दी हैच होने वाला था और डोक्सा चिल्लाता ली सियाल्फा को कहता है फटाफट योचुंग्यो को लेकर यहाँ से भागने को, क्योंकि डिजास्टर ऑफ फ्लड्स बाकी सभी डिजास्टर से अलग था और अगर वो सभी मिलकर उसे नहीं लड़े तो वो सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। कि तभी योचुंग्यो अपनी पूरी तेजी से डोक्सा के पीछे आकर उसके शरीर को अपने एक्यूपंक्चर स्किल से सुन कर देता है। और अब डोक्सा ना ही अपने शरीर को हिला पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था और बस कोशिश कर रहा था उसे बताने की कि ये शिन यूसंग वो नहीं थी जिसे योचुंग्यो पहले जानता था। कि तभी वो सीनियर डोकापी भी वहाँ आकर सभी को ही बताने लगता है कि आजकल के इनकारनेशन तो सच में डिजास्टर से मिलने के लिए बहुत ही जल्दी में थे, जबकि ये डिजास्टर अभी तक के सभी डिजास्टर से खतरनाक था। एंड फिर वो भी वहाँ पर आकर इस सिनेरियो को शुरू कर देता है और सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं कि डिजास्टर ऑफ फ्लड जाग चुका था और उन सभी के लिए एक नया सिनेरियो शुरू हो गया था, जो देखकर सभी एकदम चिंतित हो गए थे। और खास कर शिन यूसंग, क्योंकि उसे अपने आप के ही दूसरे सेल्फ से डोक्सा की चिंता हो रही थी और डोक्सा अपने सामने उस डिजास्टर को जागता हुआ देख भी पा रहा था, पर अपने शरीर में कंट्रोल ना होने की वजह से वो ना ही गधे योचुंग्यो को समझा सकता था और ना ही खुद उसके बारे में कुछ कर सकता था। और फिर वो अपने सामने देख पाते हैं उस मेटेरॉइड से निकल रही उस बड़ी शिन यूसंग को, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा था ट्रिपल एस ग्रेड का डिजास्टर होने का, जिसे हराने की कोई टाइम लिमिट तो नहीं थी और उसका रिवॉर्ड 1 लाख कॉइंस थे और फेलियर में पूरे सियोल की बर्बादी।